हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जाके मध्यकालीन भारत पार्ट 4 टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। ऑलरेडी हम इसके बारे में 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो किसने किया था चालीसा दल का गठन? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। देखिए, ऑलरेडी हम इसमें पीछे पार्ट में देख चुके हैं। इल्तुतमिश के सबसे पहले छोटा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट पार्ट में क्या सीखा था इसके बारे में। देखिए, इल्तुतमिश जो गद्दी पर बैठा था वो कब बैठा था? 1211 में। कब बैठा जाके? 1211 में। क्लियर। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें कि दल चालीसा का गठन किया था इसने। ये दल चालीसा देखिए क्या होता है। दल चालीसा एक 40 सरदारों का एक समूह होता है। कितने? 40 सरदारों का एक समूह होता है जो सुल्तान को चुनते थे कि सुल्तान कौन बनेगा या कौन बैठेगा। इनके सलाह मशवरा से ही सुल्तान चुना जाता था। तो ये था दल चालीसा। आगे हम बात करेंगे जाके, इसी को हम तुर्कान ए चहलगामी के नाम से भी जाने जाते हैं। दल चालीसा या फिर तुर्कान ए चहलगामी क्या कहते हैं इसी को? हम क्या कहते हैं? तुर्कान ए चहलगामी। इसी को हम तुर्कान ए चहलगामी भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है। चालीसा दल 40 विश्वास गुलाम सरदारों का समूह था। क्लियर। 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश को सुल्तान का दर्जा कब दिया गया? इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इसे सुल्तान का दर्जा कब मिला जाके? 1229 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इल्तुतमिश को सुल्तान का दर्जा कब मिला जाके? 1229 में। देखिए, नॉर्मली जब दिल्ली सल्तनत काल में जब राजा बनता था तो राजा तो 1211 में ही गद्दी पर बैठ गया था। तो आप कहेंगे सुल्तान का दर्जा। देखिए, सुल्तान का जो दर्जा था वो बगदाद के अब्बासी खलीफा देते थे, अर्थात जो धर्मगुरु हुआ करते थे वही एक सुल्तान का दर्जा देते थे कि हाँ, ये इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाएगा या इस्लाम धर्म का रक्षक तौर पर उसे मानते थे। तो बगदाद अर्थात इराक, बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की। तो उसी के जो खलीफा हुआ करते थे वही सुल्तान का दर्जा देते थे। आगे क्वेश्चन बात करेंगे जाके, सुल्तान का दर्जा बगदाद के अब्बासी खलीफा देते थे। आगे हम बात करेंगे जाके, सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था? तो सर्वप्रथम जो शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था वो किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हम बात करें कि देखिए, इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। एक चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। तो याद रखना जाके कौन कौन से चलवाए जाते। एक चांदी का टंका था और एक तांबे का जीतल था। क्या था? तांबे का जीतल। क्लियर। तो यहाँ पर आप कैसे हैं? चांदी का टंका और तांबे का जीतल। जीतल इज पीतल, ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हैं। जीतल पीतल। तो पीतल किसका हो जाता है कि तांबे से ही मिलके बनता है। क्लियर। तांबा और जिंक मिला के क्या बनता है? पीतल बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ तांबा है और यहाँ पर जीतल है। तो आप ऐसे याद रखते हैं, जीतल पीतल तांबा है ना, और एक चांदी का टंका। क्लियर। तो ये दोनों महत्वपूर्ण सिक्के चलवाए थे। एक कौन सा था? एक टंका था। कौन सा? एक टंका और एक जीतल। अर्थात ये दोनों महत्वपूर्ण सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। आगे हम बात करें यहाँ के, राजधानी लाहौर को दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? देखिए, अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, वो कभी दिल्ली पर गद्दी पर बैठने के लिए आया ही नहीं। वो जितना भी फरमान जारी करता था या जो भी आदेश देता था वो हमेशा लाहौर से ही, कहाँ से? लाहौर से ही हमेशा आदेश देता था। कहाँ से? लाहौर से ही हमेशा आदेश देता था। लेकिन आगे चल के जब इल्तुतमिश जब शासक बना जाके, तब इसने क्या किया जाके, इसने अपनी राजधानी को लाहौर से कहाँ पहुंचा दिया? दिल्ली पहुंचा दिया जाके। किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और इसने दिल्ली पर बीचों बीच में बात के बैठ के वहां से इसने शासन करना प्रारंभ किया। इसीलिए इसको दिल्ली कह सकते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे इल्तुतमिश को इसीलिए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने आगे कई कामकाज किए जाके और पूरे काम कहाँ से संभाला? दिल्ली से ही। क्लियर। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? ये एक कह सकते हैं सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत। जैसे हमारे हिंदुओं में क्या होते हैं, बाबा वगैरह संत होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में भी संत हुआ करते हैं। तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? एक मुस्लिम धर्म के कौन से? एक संत थे। कौन थे? संत। और इनकी दरगाह की अगर हम बात करेंगे जाके, दरगाह जैसे कोई संत की कह सकते हैं
जब डेथ हो जाती है तो उनकी जो एक समाधि टाइप की बनाई जाती है उसी को हम दरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरगाह। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। और कहाँ पर करवाया था? अजमेर में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? अजमेर। कहाँ पर करवाया था? अजमेर में। और अजमेर में ही इसको देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को क्या बोलते हैं? दरगाह शरीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरगाह शरीफ। दरगाह शरीफ भी बोलते हैं। क्लियर? आगे हम देखेंगे क्या क्या कहा गया है। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो एकता प्रथा की जो शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। एकता प्रथा क्या होती है? ध्यान देना। तो एकता एक भूमि थी। क्या थी? भूमि। एकता की अगर हम बात करें, एकता एक भूमि थी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि पूरा एक साम्राज्य होता है, यानी कि जितने पर भी एक राजा शासन कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा शासक क्लियर साम्राज्य है। इसमें एक छोटे 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 या बड़े भूमि के खंड कर दिए जाते थे। क्लियर? छोटे बड़े भूमि के खंड। तो ये जो छोटे छोटे जो भूमि के खंड थे ना, इन्हीं को हम इक्ता बोलते थे। क्या बोलते थे? इक्ता। अर्थात राजा के जो नीचे अंडर में जितने भी सेनापति या कह सकते हैं जो सूबेदार आते थे, जितने भी थे, वो जो शासन करते थे, तो उन्हीं को छोटे छोटे इक्ता प्रदान कर दिए जाते थे। छोटे छोटे इक्ता कि हाँ, इस हिस्से पर तुम राज करो जाके, इस हिस्से को तुम संभालो, इस हिस्से को तुम संभालो। और सभी लोग कर वगैरह टैक्स वगैरह यानी कि कलेक्ट करके इकट्ठा करके राजा को सौंपते थे। तो इक्ता क्या थी? एक भूमि थी। क्लियर? इक्ता भूमि के छोटे छोटे टुकड़े थे। तो एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। आगे हम बात करेंगे जाके, भारत में पहला मकबरा निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत में पहला मकबरा निर्माण तो किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? इल्तुतमिश को। देखिए, मकबरा क्या होता है? जब भी कोई राजा या शासक मर जाता है मुस्लिम धर्म में, तो इसकी एक समाधि बना दी जाती है। क्लियर? उसकी एक समाधि बनाई जाती है और इस समाधि के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी जाती है। इस समाधि के ऊपर जो बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बना दी जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक मकबरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकबरा बोल देते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न में। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो अजमेर की मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ पर आप बात करेंगे जाके अजमेर की मस्जिद। देखिए, जो हमने जिसको पढ़ा था, एक सूफी संत अभी पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, उनकी दरगाह या दरगाह शरीफ, उसी को हम अजमेर की मस्जिद भी बोलते हैं। इसी को देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है अजमेर की मस्जिद, या इसी को हम क्या बोलते हैं? दरगाह शरीफ, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? अजमेर की मस्जिद भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अजमेर की मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो याद रखना, दरगाह शरीफ या कह सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। आगे हम बात करेंगे जाके, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चंगेज खान की अगर हम बात करें कि एक मंगोल आक्रमणकारी था, मंगोल आक्रमणकारी था, तो इसने कब आक्रमण किया था? 1221 में। कब किया था? 1221 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जिस भी साम्राज्य पर आक्रमण करता था, उसे पूरा ही नष्ट करके फेंक देता था। अर्थात वहाँ के केवल राजा को ही नहीं जीतता था, बल्कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति जो कुछ भी हुआ करता था, सब कुछ लूट लेता था और वापस सब कुछ समाप्त कर देता था। इतना ये कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रूर शासक था एक चंगेज खान। क्लियर? आगे हम चंगेज खान के बारे में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके समय में किया था? तो चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो कब किया था? 1221 में किया था। कब किया था? 1221 में। और जैसा कि आपको पता है कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा था वो 1211 से लेके 1236 तक रहा जाके। तो जो 12 से 21 है ना, ये इसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो 1221 में किसके समय में शासन में आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, इल्तुतमिश के समय में। या कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खान को आक्रमण को बाद में किसने रोका था? तो वो इल्तुतमिश ने रोका था। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जाके, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? अभी भी जस्ट हमने जाना था 1211 से 1236 तक। 1211 से 1236 में। तो 1236 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखेंगे जाके, बी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जाके? 3 होगा। क्लियर? 36 होगा जाके। क्लियर? 1236 होगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया था। क्या नाम था? रजिया, जिसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया। देखिए, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? अपने मरने से पहले रजिया को, अपनी पुत्री को। आगे हम बात करेंगे जाके,
इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा जाके? तो इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? देखिए, इल्तुतमिश ने जो अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त किया था, वो रज़िया सुल्तान अर्थात अपनी बेटी को नियुक्त किया था। लेकिन जो अमीर जो लोग थे ना, इनके शासनकाल में, वो कभी नहीं चाहते थे कि एक महिला हम पर शासन करे आके। तो उन्होंने क्या किया जाके कि जो रुकनुद्दीन फिरोज था, उसको अपना यानी कि राजा घोषित किया। जबकि इल्तुतमिश किसे? अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित करके गया था। जबकि वो अमीर लोग थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा जाके? रुकनुद्दीन फिरोज बैठा, ना कि रजिया सुल्तान। क्लियर। आगे चल के देखिए क्या हुआ जाके कि रुकनुद्दीन फिरोज जो था, एक बहुत ही कह सकते हैं बेकार शासक था। तो आगे चल के इन्हीं अमीरों ने फिर से किसको शासक चुन लिया जाके? रजिया को शासक चुन लिया जाके कि नहीं, रजिया को अगर इल्तुतमिश घोषित करके गया था, तो रजिया ही अब गद्दी पर बैठे, ज़्यादा बेटर रहेगा जाके। क्योंकि रुकनुद्दीन जो फिरोज था, वो एक अयोग्य शासक साबित हुआ जाके। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। इसका ऑप्शन नंबर ए। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा था जब कोई महिला शासक बन रही थी, इसलिए जो कि पूरे भारत पर राज कर रही थी। दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली से जितना भी भारत का मैक्सिमम हिस्सा कवर किया हुआ है, जितने भी बीच पर शासन कर रहे थे, कोई महिला पहली बार शासन कर रही थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में अगर इसको थोड़ा घुमा के और पूछ लेता है कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी, या फिर भारत की पहली तुर्क भी पूछ सकता है। ये जो मुस्लिम वर्ड लिखा है ना, इसकी जगह पर तुर्क भी लिख सकता है कि भारत की पहली तुर्क महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। आगे हम बात करेंगे जाके रजिया सुल्तान का कार्यकाल है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्यों? क्योंकि पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। तो यहाँ पर हम बात करें, इसका जो कार्यकाल था 1236 से 1240। क्लियर। अर्थात ये केवल 4 साल ही इसने शासन किया जाके, 1236 से लेके 1240 तक। बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है, वो हमें आगे भी समझेंगे। तो 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 तक रही। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, रजिया ने अमीर ए आखुर किसे नियुक्त किया था? अमीर ए आखुर का मतलब होता है, अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान। अमीर ए आखुर का क्या मतलब होता है? अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, अर्थात घोड़ा जहाँ पर बहुत सारे घोड़े रहते हैं, उनका जो प्रधान आता है, इन घोड़ों की देखभाल कौन करेगा जाके? तो अश्वशाला का प्रधान। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे जाके? देखिए, आखुर, खुर की अगर हम बात करेंगे जाके, खुर किसके होते हैं? घोड़े के होते हैं। हालांकि होते हैं अन्य जानवरों के भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक अश्व, जो कि एक कॉमन, जो उस समय युद्ध में लड़े जाते थे घोड़े, घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ हमको जो खुरबट दिया गया है, और यहाँ पर एक तरफ हमको अश्व अर्थात एक घोड़ा दिया गया, अर्थात उसके जो पैर होते हैं, निचला हिस्सा होता है पैरों का, उसे हम क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। तो रजिया ने अमीर आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान किसे नियुक्त किया था? याकूब को। किसे नियुक्त किया था? याकूब को, याकूत को। क्या हो जाएगा? याकूत को। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके, इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा जाके? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याकूत होगा जाके। ये क्या होगा जाके? त। याकूब नहीं, याकूत होगा। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीर याकुर का अर्थ है अश्वशाला का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रजिया ने भटिंडा का इक्तादार किसे नियुक्त किया था? भटिंडा की अगर हम बात यहाँ के, भटिंडा का इक्तादार हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भटिंडा का इक्तादार, भटिंडा जो पड़ता है वो पंजाब में एक जगह पड़ती है, और इक्तादार मतलब एक छोटी सी जगह, वहाँ को कौन संभालेगा कौन नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सवाल फिर से वही खड़ा हो जाता है जाके कि एक महिला शासिका थी, तो कभी भी एक पुरुष कभी नहीं चाह रहा था कि हम पर एक महिला शासिका करे। तो ये जो अल्तुनिया नाम का जो एक व्यक्ति था, जो इक्तादार था। क्लियर। अल्तुनिया नाम का जो इक्ता, देखिए जो इक्ता पर अर्थात एक भूमि पर जो शासन कर रहा होता है, उसी को हम इक्तादार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्तादार। तो यहाँ पर बात करेंगे जाके अल्तुनिया, किसको? अल्तुनिया जो एक इक्तादार था, जो कि भटिंडा का इक्तादार था, इसने क्या किया जाके? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया जाके, कि हम नहीं मानेंगे कि ये हमारी कह सकते हैं शासक है। उसने विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह था ना, एक बहुत बड़ा बन गया जाके विद्रोह। तो आगे चल के हुआ क्या जाके, तो जो अल्तुनिया था, इसने एक शर्त रखी जाके कि या तो हमको शासन दे दो, पूरा साम्राज्य दे दो, या फिर हमसे शादी शादी कर लो। तो रजिया के सामने इसने दो शर्तें रखी जाके, या तो हमको पूरा साम्राज्य दे दो, या फिर हमसे शादी कर लो। लेकिन हुआ क्या जाके,
रजिया ने कहा कि हम साम्राज्य तो नहीं देंगे लेकिन हम शादी कर लेते हैं। तो रजिया ने किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। किससे किया था? अल्तुनिया से विवाह किया था, जो कि भटिंडा का इक्तादार था। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रजिया ने किससे विवाह किया था? किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। किससे विवाह किया था? अल्तुनिया से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्तुनिया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिया की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए, पहली मुस्लिम महिला शासिका थी भारत की, तो इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? या फिर क्वेश्चन इसको घुमा के भी पूछता है कि रजिया का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है। तो रजिया का जो मकबरा बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है? कैथल में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? कैथल में, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो रजिया की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कैथल में। या कह सकते हैं रजिया का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो वो भी कैथल में, जो कि कैथल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था? देखिए, रजिया सुल्तान के बाद में कई सारे शासक बने, लेकिन छोटे छोटे कुछ अयोग्य शासक हुए, तो उन सभी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे जाके। तो यहाँ पर आप बात करेंगे जाके कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो कि बाद में बना जाके कई छोटे छोटे शासक बने, लेकिन उन्हीं शासकों में एक था, कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अर्थात ये इतना मतलब कि साम्राज्य का पैसा खुद पर जरा सा भी खर्च नहीं करता था। अर्थात इसके बारे में कहा जाता है ये अपना खुद का नौकर भी नहीं रखता था। सोचिए, शासक होकर खुद का नौकर तक नहीं रखता था। तो ये टोपी बनाकर अपना जीवन निर्वहन करता था, टोपी बनाकर बेचता था, कुछ किताबें आयतें वगैरह लिखता था। तो उनको क्या करता था? बनाकर और उसके बाद में बेचता था उनको। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, इल्तुतमिश ने बलबन को ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। देखिए, बलबन कौन था? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, तो नासिरुद्दीन जो महमूद था, इसके बाद इसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा जाके? बलबन बैठा। कौन बैठा जाके? बलबन गद्दी पर बैठा जाके। तो इसलिए थोड़ा हम बलबन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो इल्तुतमिश था, पहले अभी तक हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते चले आए थे। तो इल्तुतमिश जो था, इसने बलबन को ग्वालियर विजय के दौरान, ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। कब कहा था? खरीदा था ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश में गुलामों को खरीदा और बेचा ही जाता था। तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था। कहाँ पर? ग्वालियर विजय के उपरांत। बलबन को नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया था। तो देखिए, बलबन जो था ना, जो अभी जस्ट हम ऊपर में पढ़ा था, जो नसीरुद्दीन महमूद था, बलबन ने क्या किया जाके? इसको अपना सुल्तान बनाया जाके। किसको? नसरुद्दीन महमूद को अपना सुल्तान बनाया जाके। लेकिन आगे जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई जाके, नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई जाके, तब गद्दी पर कौन बैठा जाके? बलबन बैठा जाके। कौन बैठा जाके? बलबन। गयासुद्दीन बलबन एलबरी जाति का था। किस जाति का था? एलबरी जाति का। तो ये इतना, इस लाइन इसमें केवल इस लाइन को आप याद रख सकते हैं। अर्थात फर्स्ट वाली लाइन और ये थर्ड वाली लाइन, जो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर विजय, एक तो ग्वालियर विजय के उपरांत खरीदा था और दूसरा ये एलबरी जाति का था। कौन? गयासुद्दीन बलबन। तो आज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित दल चालीसा को किसने समाप्त किया था? तो देखिए, दल चालीसा का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश। और दल चालीसा जो था, ये 40 गुलाम सरदारों का समूह था। ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी दल चालीसा को एक बात और कहना चाहूँगा कि इसी दल चालीसा को किंग मेकर भी कहा जाता था। किंग मेकर, किंग मेकर भी कहा जाता था। इसी अर्थात ये राजा का निर्माण करते थे, अर्थात राजा को बनाते थे कि कौन राजा बनेगा या कौन राजा नहीं बनेगा जाके। तो यही डिसाइड करते थे कि कौन राजा बनने लायक है या नहीं है। तो बलबन में सबसे पहले आके क्या किया जाके कि सबसे पहले इस दल चालीसा को ही आके समाप्त कर दिया कि, क्योंकि इसको पता था कि भविष्य में अगर मुझको गद्दी से अगर कोई हटाएगा तो ये दल चालीसा ही मुझको हटाएगा गद्दी से। देखिए, कोई बाहरी आक्रमण करेगा वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई मुझको हटाएगा तो ये दल चालीसा ही हटाएगा, क्योंकि ये किंग मेकर था। राजा का डिसाइड करते थे कौन राजा बनेगा नहीं बनेगा। तो बलबन ने क्या किया जाके? सबसे पहले इस दलचालियता को ही समाप्त किया। तो क्लियर? आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।